नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना असेंबली में ज़ात पात का सर्वे कराने से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। KTR का भी बयान, कहा इस सर्वे को क़ानूनी हैसियत होनी चाहिए वरना बिहार की तरह ये सर्वे भी हो जाएगा बेकार। रात देर तक होटल्स खुले रखने की इजाज़त दी जाए, MLA अहमद बलाला का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब। BRS को झटका, पार्टी के कई अहम कायदीन बशमुल साबिक़ वज़ीर महिंदर रेड्डी कांग्रेस में शामिल। नलगुंडा गवर्नमेंट अस्पताल सुपरिटेंडेंट 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप को फिल्मी अंदाज में लूट लेने के वाक़े में पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। मजलिसी अराकीन असेंबली ने आज ऐवान में अपने हलकों के मसाइल को किया पेश। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना क़ानूनसाज़ असेंबली में रियासत भर में ज़ात पात का सर्वे कराने से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर की गई है। वज़ीर बराए पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने आज असेंबली में ज़ात पात का सर्वे कराने से मुताल्लिक़ एक करारदाद को पेश किया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अरकान ने तफसीली मुबाहिस में हिस्सा लिया। बाद इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल आवाम से वादा किया था कि इनके इक़्तिदार में आने पर ज़ात पात का सर्वे कराते हुए SC, ST, BC और मुसलमानों की आबादी, इनकी तालीमी, मौशी, समाजी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए इनकी तरक्की के इक़दाम किए जाएंगे। BRS रुकन असेंबली KTR ने कहा कि इस सर्वे को क़ानूनी हैसियत होनी चाहिए वरना बिहार की तरह ये सर्वे भी बेकार हो जाएगा। సభ్యుని ఆవేదన గత ప్రభుత్వం సకల జనుల సర్వే చేసి బయట పెట్టలే, బొంబాయికి వచ్చిన సార్ వాళ్ళు ఇప్పుడు తప్పకుండా అన్ని సూచనలు స్వీకరిస్తాం. కానీ వారు కూడా మొన్ననే పాపం మొన్నటి ఈ లేటెస్ట్ 2023 ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో బీసీ ముఖ్యమంత్రి చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. చాలా సంతోషపడ్డాం బీసీలు అందరూ. కానీ ఆఖరికి బీసీ ముఖ్యమంత్రి స్ట్రెంత్ లేకపోతే ఫ్లోర్ లీడర్ అనే బీసీని చేయాలి కదా అధ్యక్ష. ఫ్లోర్ లీడర్ అంటే ఇక్కడ సభకు ఫ్లోర్ లీడర్ని చేయలే, విప్పునన్న చేయాలి కదా, విప్పు కూడా చేయలే. అంటే పాపం సభ్యుని ఆవేదన వాళ్ళ పార్టీ మీద, గత పార్టీ మీద తప్పకుండా నేను మళ్ళీ చెప్తాను అందరు సభ మీ ద్వారా. తప్పకుండా మాకు ఒక చిత్తశుద్ధి ఉన్నది, మాకు సంబంధించి చేస్తాం. ఇలా పాపం ఆ గౌరవ సభ్యుడు మాట్లాడి బయటకు వెళ్ళి పాపం కొద్దిగా నేర్చుకోవడానికో చెప్పుకోవడానికో నేనేమంటున్నా 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉండి మంత్రులు ఉండి వాళ్ళు డిమాండ్లు బరాబర్గా మళ్ళీ మీరు చెప్తాను. నేను జవాబులు ఆన్సర్లు అన్నీ చేస్తా, ఎట్లా చేస్తాము, ఏ పద్ధతి అవలంబిస్తాము, సలహాలు బరాబర్ తీసుకుంటాం. దీంట్లో ఎక్కడ వివేచనం లేదు. మేము ఇలా వారు గౌరవ సభ్యులు చెప్తాను, దయచేసి మీరు బీసీ ముఖ్యమంత్రి అని కేంద్రం నుంచి కూడా బీసీలోకి ఏం చేస్తారో కూడా చెప్పమని ఒకసారి కోరుతాను. मलकपेट के मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आज ऐवान असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया कि होटल्स और दीगर कारोबारी इदारों को रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना भर में होटल्स और दीगर दफ्तरी इदारों को रात 11 बजे तक बंद करा दिया जा रहा है। गौरव सभ्युलु अहमद बलाला साहब। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा के अंदर एक ज़माने से हैदराबाद की रिवायत रही है। वो रिवायत का सबूत खुद हमारी असेंबली है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर असेंबली सुबह 8 बजे चालू होती, हमारे यहाँ 10 बजे चालू होती। तो हमारे पास हैदराबाद में लोगों को रात में जागने की, सुबह देर तक सोने की आदत है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि ये तीनों साइबराबाद, रच्चाकुंडा, हैदराबाद के अंदर रात में 11 बजते ही होटलों को बहुत सख्ती के साथ बंद करा दिया जा रहा है। तो उसके पहले 1 बजे तक खुले रहते थे, तो लोगों को और तकरीबन रात में काम करने वाले लोगों को भी उसमें तनख्वाह मिलती है, रोजगार मिलता है और बहुत ज़्यादा पुलिस की सख्ती हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ये जैसे ही रिजीम चेंज हुआ, एवरीबडी हैज़ फील द चेंज, नाउ द टाइमिंग कैन बी चेंज। हमारे मिनिस्टर साहब, तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत की आपके ज़रिए आपसे गुजारिश करूँगा कि रात में 1 बजे तक टाइम दिया जाए। उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और उसके साथ मैं ये भी कहूँगा साहब कि ये कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है।
उनको जोन वाइज जब तक डिवाइड नहीं किया जाएगा, ये लोग नाइंसाफी का शिकार हो रहे हैं, उसके ऊपर भी आप जल्दी अगर से आप कोई कार्रवाई करें तो उनको भी राहत मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर। मिनिस्टर स्पीकर साहब और ऑनरेबल एमएलए साहब बोले थे रमजान का सीजन में थोड़ा आप थोड़ा एक्सटेंशन के वास्ते दिए, मगर पूरा नाइट रहता। अब 24 देना बोलते तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होते। मैं नोट करके ऑनरेबल सीएम साहब को भेज देंगे साहब। ऑनरेबल सीएम साहब का परमिशन लेके और आपसे डिस्कस करेंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का इंतखाब अमल में आया है। गुज़िश्ता हफ्ते वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया था और आज बोर्ड के इजलास में तमाम मेंबर्स ने सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब कर लिया। अजमतुल्लाह हुसैनी कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई ओहदों पर फायज़ रहे। तेलंगाना PCC में भी वो कई ओहदों पर फायज़ रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ बोर्ड के पिछले चेयरमैन के हटाए जाने के बाद 2 नए मेंबरान का उसमें इंक्लूड करना और उसमें से मुझे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामज़द करना। आज वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब की सदारत में मोहतसम खान साहब मेरा नाम प्रपोज किए बहैसियत चेयरमैन के लिए और तमाम अराकीन की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं और इस ओहदे के लिए मुझे चुनने के लिए सबसे पहले अल्लाह और रसूल का शुक्रगुज़ार हूं और मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं हैं और रियासती हुकूमत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे पार्टी के जितने भी आला कायदीन हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस ओहदे के लिए काबिल समझा और इस ओहदे पे मुझे फायज़ फरमाया और मैं इंशाल्लाह 21 तारीख को 12 बजे यहाँ पर मैं अपने ज़िम्मेदारियों का जायज़ा लूँगा, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर सरकारी तौर पे तो मेरा अपॉइंट हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से 21 तारीख से मैं यहाँ पर अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का काम का शुरुआत करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों की मुझे मदद रहेंगी, तायद रहेंगी, क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये एक ऐसा बोर्ड है हुकूमत में जिसमें दीन और दुनिया दोनों का काम है, तो अल्लाह ताला शायद हो सकता है इस ज़रिए से मेरा कौम की खिदमत करने का मुझे मौका दिया होगा और मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी ईमानदारी से इस वक्फ बोर्ड की खिदमत करने की मैं कोशिश करूँगा। इसके मसाइल हैं, हम आपस में बोर्ड में बैठ के इत्तेफाक से इसको हल करने की हम कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे कारनामे करने की हम कोशिश करेंगे कि आने वाली नस्ल में ये मैसेज जाए कि ये हाँ इस दौर का ये बोर्ड कुछ कौम के लिए, कुछ मिल्लत के लिए काम किया। ऐसे कुछ हम कारनामे करने की कोशिश करेंगे। हम अभी इजलास में वही हम डिस्कस किए हैं, तो इंशाल्लाह 21 तारीख के दिन आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आइए और इस बोर्ड की कामयाबी के लिए, बलखुसूस
मेरी कामयाबी और कारकर्दगी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मुझे बिल्कुल ईमानदारी से इस वोट का मुझसे काम ले और हर शर से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बीआरएस पार्टी को एक और ज़बरदस्त झटका लगा। साबिक रियासती वजीर पट्टनम महेंद्र रेड्डी, इनकी अहलिया व चेयरपर्सन ज़िला परिषद रंगारेड्डी सुनीता महेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी की डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभान रेड्डी, साबिक मेयर बुंतु राममोहन, साबिक एमएलए टी कृष्णा रेड्डी, रंगारेड्डी ज़िला जेडपी चेयरपर्सन टी अनीता रेड्डी और दीगर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ज़राए के मुताबिक इन तमाम ने पहले ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। इसके बाद ही से ये क़यास आरायाँ जारी थी कि वो बीआरएस पार्टी छोड़ सकते हैं। ये इत्तलात आज दुरुस्त साबित हुए। ये तमाम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वाज़ है कि हालिया दिनों में बीआरएस के बाद कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आज ऐवान असम्बली में अपने हल्के के मसाइल को पेश किया। जाफ़र हुसैन मेराज ने कहा कि कुछ देर की बारिश से याकुतपुरा के कई इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं और लोगों को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इनके हल्के के मसाइल को हल करने पर जोर दिया। गौरव सभ्युलु जाफर हुसैन गारू। स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो मौका दिया है। स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है कि आने वाला सीजन जो है वो रेनी सीजन रहता सर। आज से 4 साल पहले एक तूफानी बारिश आई थी, हेवी रेन हुई थी सर, जिसके अंदर ओल्ड सिटी काफी जगह के ऊपर ओल्ड सिटी में 10-10 15-15 फीट पानी भी आ गया था सर, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरा भी है। ये एक्चुअली ये पानी जो आने की रीजन भी ये है सर कि प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं होने की तरफ से आया था। जैसा चंद्रायन गुट्टे के अंदर पानी आया तो हमारे पार्टी फ्लोर लीडर ने काफी लोगों के बिजनेसेस जो भी खत्म हो गए थे उनको रीएस्टैब्लिश कराया। कोई ऑटो वालों के ऑटो खराब हो गए थे, उसको ऑटो बना कर दिया, कैब्स जो थे वो बना कर दिया, उसके अलावा घर के आर्टिकल्स भी सब करके दिया सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर, अगर फर्ज करिए हेवी रेन आती है तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है साहब। तो और एक चीज ये है सर कि अगर आप प्रॉपर डिसिल्टिंग कर देंगे तो मैं समझता हूं अगर हेवी रेन भी आई तो काफी सहूलत होगी सर। मेरे पास में एक मुर्गी नाला जाता है जो याकुतपुरा स्टेशन के पास में है सर, वहां पर 3 बंड है, 3 बंड में 2 बंड पूरे फुल हो गए सर, 1 बंड वैसी चल रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि पूरे के पूरे बंड्स क्लियर होना सर। और गंगानगर नाले का काम चल रहा सर, गंगानगर नाले का काम को बरसात से पहले, रेनी सीजन से पहले कंप्लीट करना सर। डबिलपुरा नाला है सर, उसको भी रेनी सीजन से पहले कंप्लीट करना बेइंतहा जरूरी है सर। और जितने भी लो लेइंग एरिया है सर वहां पर प्रॉपर डिसिल्टिंग होना बहुत जरूरी है सर। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह ख्वाहिश करना चाहता हूं कि अब की मर्तबा हैदराबाद में बोट्स चलने मत दीजिए सर। ये शहर बहुत खूबसूरत शहर है सर, इसको आपको लाज रखना है। मुझे ये मौका देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर गौरव जनाब जो एमएलए साहब बोले थे वो नोट कर लिए साहब। एक ही बोले थे, पहली बार जो सीएम बने थे हमारा केसीआर साहब, एक स्टेटमेंट दिए थे, मैं प्रेस मीट देखा था उसको। ऊपर से गए तो ये हैदराबाद बोल के मालूम कर सकते, छोटा बारिश आए तो रोड पूरा लेक बन जाते हैं, उसमें गाड़ी नहीं चलता, ये शिफ्ट में से जाना पड़ता है, ये हैदराबाद बोल के। पर 10 साल वो लोग रूल करे साहब, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नहीं बनाए साहब, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाए। परसों एक 2-4 एसटीपी को टेंडर को बुलाया केटीआर साहब ने, और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन इंपॉर्टेंट है साहब। इसमें हम मूसी के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग वाटर बनाने का डब्बीपुरा हो या राजभवन हो या सीएम का घर में हो, जब केसीआर साहब बोलते थे राजभवन और सीएम का घर में छोटा बारिश आए तो पूरा नाला बन जाते, समुद्र बन जाते बोल के बोले साहब। अभी भी वही पोजीशन है, हमारा एमएलए साहब भी वही बोले। हम इसके ऊपर हमके उसके ऊपर मूसी के साथ ये भी मसला
हटाने के वास्ते हम कोशिश करते साहब। मलकपेट के अकबर बाग में किस्वा ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों अफराद के पास से 24 लाख रुपए मालियत के सोने और चांदी के जेवरात को जब्त कर लिया गया। मलकपेट के अकबर बाग इलाके में दिन दहाड़े सरक़े की वारदात पेश आई थी। मुलजिमीन चाकू से हमला करते हुए जेवरात का सरक़ा करके फरार हो गए थे। इस सिलसिले में साउथ ईस्ट जोन DCP जानकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि नाजिम अजीज़ 36 साला महाराष्ट्र, शौकत 19 साला यूपी और वारिस 18 साला जिसका भी ताल्लुक़ यूपी से है। ये लोग आसानी से पैसा कमाने के लिए फिल्मी अंदाज में ये चोरी की वारदात अंजाम दी है। ये तीनों पर ये पहला केस दर्ज है। अब एक मिनट उसको भी ले लो, उसको भी ले लो, उसको भी ले लो। ज्वेलर्स अकबर बाग में एक रॉबरी रिपोर्ट हुआ। उसमें 3 जने आके, वो बच्चा था ओनर का लड़का, उसको चाकू से डरा के इंजरी करके पूरा 330 ग्राम्स गोल्ड और 125 ग्राम सिल्वर लेके गए थे। ये टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से तीनों तक हम लोग पहुंच सके। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स और चादरघाट क्राइम टीम दोनों मिलके ये केस डिटेक्ट करे। इसमें तीनों नाजिम अजीज कोटाडिया, शौकत रानी और वारिस, ये तीनों भी रैपिडो राइडर्स है। ये नाजिम के पास 4 बाइक्स है। इसने इन लोगों को, वारिस और शौकत को एक बार बोला इधर एक ज्वेलरी शॉप है, हम लोग इसमें रॉबरी करेंगे, पैसे मिलेंगे बोल के। ये तीनों भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, प्रीवियस हिस्ट्री कुछ नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री कुछ नहीं है। अभी तीनों को आज सुबह में हम लोग पकड़े और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम इसमें काम करे थे। मैडम बेसिकली हैदराबादी से? नहीं, ये दूसरे स्टेट से इधर आके सेटल हो गए, यूपी और गुजरात। ओके, प्रीवियस भी कुछ केसेस है क्या? नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री कुछ नहीं। सेक्शंस क्या है? 394 रेड विथ 34 IPC। अटेम्प्ट हुआ ना बहादुरपुरा के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आज ऐवान असम्बली में अपने हल्के के मसाइल को पेश किया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वट्टापल्ली, हसन नगर, टिकलकुंटा, अंसारी रोड व दीगर इलाकों के लिए RTC बसें चलाएँ। उन्होंने कहा कि यहाँ बस की सहूलत ना होने से आवाम बिलखुसूस तलबा को मुश्किलात पेश आ रही है। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के इन मसाइल पर वजीर ने जवाब देते हुए कहा कि इन मसाइल को जल्द ही दूर किया जाएगा। मोहम्मद मुबीन, गौरव सभ्य। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पहली बार ऐवान असम्बली के अंदर मौका मिला है आने का। मैं हमारे पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कायद ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में RTC का इतना बड़ा फलकनुमा बस डिपो है, उसके बावजूद भी हमारे हल्के के अंदर मिनी बसेस हो या कोई बड़ी बस वहाँ पर नहीं चलाई जाती, जो टीगलकुंटे से लेकर चार मीनार तक और चार मीनार से लेकर सेक्रेटेरिएट तक, और जिस तरीके से हसन नगर और अंसारी रोड, मुस्तफ़ा नगर और दीगर इलाके जात के अंदर छोटे छोटे गलियां हैं, उसके बावजूद भी मिनी बसेस को वहां पर नहीं चलाया जा रहा है। और चार मीनार से लेकर मधुबन और चार मीनार से लेकर वट्टापल्ली तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो बसेस है वहां पर चलाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास एक ITI का बहुत बड़ा कॉलेज है ओल्ड सिटी का और पॉलिटेक्निक है। कई बच्चे जू पार्क से वहाँ पर पैदल आते हैं, चार मीनार जू पार्क पर उतरते हैं, वहाँ से रोड क्रॉस कर कर वो लोग कॉलेज को आना पड़ता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर आप गौर करें और साथ ही साथ इन बसों को चलाया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। स्पीकर साहब, जनाब साहब, MLA साहब बोले सो लिख लिए साहब, वो RTC MD का और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को
आपका मसले के बारे में उसको भेजेंगे, जरूर उस पर ऊपर एक्शन लेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में पुराने शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ क़ायदे मजलिस अकबरुद्दीन ने आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी की भी हुकूमत बनती है, मजलिस पार्टी उनके साथ अलायंस में आ जाती है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने पुराने शहर की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में पुराने शहर को तरक्की दी जाएगी। अवैसी साहब जो है असेंबली के अंदर बहुत बेहतरीन इम्प्रेसिव स्पीच दिए। हर वक्त जो है ना वही 20 साल से हम स्पीच सुनते आ रहे हैं। हर वक्त ये बोलते कि जो है हम पुराने शहर को डेवलप नहीं कर सके, लेकिन वो नहीं चाहते कि जो है पुराना शहर डेवलप हो। उनका एक यही हर वक्त यही रहा कि जो है जो भी प्रेजेंट रूलिंग हुकूमत है उसको सरेंडर होना। जब 2004 तक टीडीपी के साथ थे, 2011 तक जो है कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और 2023 तक जो है बीआरएस के साथ रहे। तकरीबन 9 साल बीआरएस हुकूमत के साथ रहकर उनकी फ्रेंडली पार्टी रह के पुराने शहर को एक भी प्रोजेक्ट नहीं ले आ सके। उसके अलावा जो वादा केसीआर ने 2014 में किया था, चंचलगुड़ा जेल को शिफ्ट करने की बात है, चाहे वो मलकपेट में रेस कोर्स को शिफ्ट करने की बात है, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने की बात है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर 9 साल फ्रेंडली रह के किसी पे भी जो है ना सवाल नहीं किया गया। और 9 मस्जिदें शहीद हुए, उस पर सवाल करना छोड़ के केसीआर हुकूमत को बचाने का काम करी बीआरएस हुकूमत। इस तरह के काम करते हुए अवाम को गुमराह करते आए। अब जब लोकसभा इलेक्शन आया तो ये काफ़ी परेशान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुराने शहर के अंदर स्ट्रेंथन होते जा रही है। जब 2016 में हम कारपोरेटर कॉन्टेस्ट कराना चाहते हमें कैंडिडेट नहीं मिलता था, लेकिन आज ऐसी हालत है जब हम अगर कोई एमएलए कॉन्टेस्ट करते, हम कोई सवाल करते तो हमारे 20 से 25 एमएलए एप्लीकेशन हमारे पास आया थे। तो ऐसे हालात हमारे पास हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार सीरियसली मेंबर हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन को लड़ने वाली है और डेफिनेटली हम जो है ना इसको लेकर जीतने वाले हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट को 1000 करोड़ रुपए बजट दिए। इस बजट के अंदर पुराने शहर को लेकर उन्होंने काफ़ी सीरियस है। इसके अलावा मेट्रो रेल के लिए उन्होंने काफ़ी सीरियस है। 100% जो है ना बहुत जल्द मेट्रो रेल का काम शुरू होगा। एमजीबीएस से लेकर शालीबंडा, फलकनुमा और जो है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। इसके अलावा जो मलकपेट के अंदर आईटी टावर बनाने का बात है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा जो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए एमआईएम पार्टी ने अब बीजेपी के बड़े लीडरों से जो है ना एक नया काम करने की बात करते आ रही है। जहां भी बीजेपी के बड़े लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो पब्लिक मीटिंग में बात करते हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि अब हैदराबाद हम जीतने वाले हैं। इससे साफ जाहिर है कि जो है ना वही पुरानी डर्टी पॉलिटिक्स जो हिंदू को जो है ना एमआईएम से डराना, मुसलमानों को बीजेपी से डराना, इस तरह काम कर रहे, क्योंकि वो अब डर चुके हैं। डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी जो है इस बार हैदराबाद पार्लियामेंट जीतने वाली है। हम बहुत सीरियस इलेक्शन लड़ने वाले हैं। चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने आज ऐवान असम्बली में बात करते हुए रमज़ान से कबल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के मसाइल को हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रमज़ान से कबल तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएं, जैसे ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत वगैरह, ताकि बार बार लाइट बंद होने की नौबत ना आए और रोज़ेदारों को तकलीफ ना हो। गौरव सभ्युలు मीर जुल्फिकार अली गारू। अली जनाब स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं आपकी जानिब से सीएम साहब को इस बात की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि माह रमज़ान के लिए अभी 1 महीना भी बाकी नहीं है। रमज़ान का महीना आ रहा है। आज तमाम ट्रांसफार्मर्स को एनहांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान में अगर लाइट ज़्यादा जलती है, करंट ज़्यादा जलता है और पावर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अगर से करंट अगर चले आता है
रोजदारों को तकलीफ होती है, क्योंकि धूप काले में समर में रमज़ान आ रहा है, और तमाम ट्रांसफार्मर्स को मेंटेनेंस जल्द से जल्द करवाइए और केबल्स का वर्क करवाइए, लक्स का वर्क कराइए और HRC का कराइए, ताकि रोजदारों को तकलीफ ना हो, और एनहांस तमाम ट्रांसफार्मर्स को एनहांस कराइए, क्योंकि करंट ज़्यादा जलता है। शहर हैदराबाद के तमाम ट्रांसफार्मर्स को करवाइए एनहांसमेंट। परसों में हमारा CM साहब असेंबली सेशन के बाद पूरा सिटी का MLA सब मीटिंग लगा रहे, हमारा इंचार्ज मिनिस्टर जो पोन्नम प्रभाकर के साथ मीटिंग करके वो करंट का इश्यू हो, पानी का मसला हो, सब जल्दी से जल्दी, इसके बाद रमजान अभी 1 महीना टाइम है, हमारा इंचार्ज मिनिस्टर हैदराबाद जल्दी से मीट करेंगे, पूरा जो इंतजाम करेंगे अच्छे से इंतजाम करेंगे। 62 IIT को करप्शन से पाक करने के लिए तहकीकात करें, मुस्तकबिल VC का तकर्रुर किया जाए। बीजेपी MLA पी रामाराव पटेल ने मौजे गंडे 62 सरस्वती मंदिर की बहाली और किसानों की हालत रास के बारे में तेलंगाना असेंबली में बात करते हुए असेंबली स्पीकर को ताल्लुका मुधोल के मसाइल से वाकिफ करवाया। Triple IT, but could not happen because the whole campus was surrounded by police. Your attention to this pressing issue is crucial for the well-being and academic success of RUT Basar students. అదే విధంగా సార్ మా దగ్గర చిన్న సుద్దవాగు అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఆ ప్రాజెక్టులో గుండెగాం అనే ఒక విలేజ్ ఉంది. ఆ విలేజ్కు రీహాబిలిటేషన్ కంపల్సరీ కావాలా. గత ప్రభుత్వం 61 కోట్లు శాంక్షన్ చేసింది, కానీ మరలా దానికి రివైజ్ చేసి 99 కోట్లు చేసిండ్రు. అది కూడా మాకు గుండెగాం రీహాబిలిటేషన్కి ఇవ్వాలని మన అధ్యక్ష ద్వారా మంత్రికి కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా TNGO CT सदर SM हुसैन मुजीब ने आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के रूबरू मुलाजिमीन के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुलाजिमीन के लिए 10 लाख तक इनकम टैक्स की छूट, तमाम सरकारी आसामियों को पूरा करने और तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का रियासती व मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया, जो पिछले 10 सालों से ज़ेर इल्तिबा है। आज तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर मुनक़िद किया गया। कल हमारे ऑनरेबल कलेक्टर साहब से मिलकर हम लोग नोटिस दिए थे। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन का कॉल है ये आज पूरे हिंदुस्तान में, और हर जगह पूरे कलेक्टर्स में हिंदुस्तान में ये लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। ये हमारे मोदी साहब की सरकार 9.5 साल हो गया, करीब 10 साल के करीब हो गया। जो सरकारी मुलाजिमीन, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, लेबर के जो लॉस है वो जो सता रहे हैं, उसके खिलाफ ये है। आपके जानिब से मोदी सरकार को हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो सरकारी मुलाजिमीन का इनकम टैक्स का हम लोग डिमांड रखे थे कि भाई हमारे को एग्जेम्पशन 10 लाख तक देने के लिए पिछले 4 बार से 5 बार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर कहीं पर भी उसको कंसिडरेशन नहीं किया गया। उसके अलावा जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में हमारे सरकारी मुलाजिमीन है, पुराना पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भी हम रिक्वेस्ट करें, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं है। उसके अलावा जो लेबर लॉस है, वो लेबर लॉस को भी किसी को बताए बगैर लेबर लॉस चेंज करते जा रहे हैं। ये लेबर लॉस किसी के बाप की जागीर नहीं है। सालों सालों मेहनत कर कर, धरना कर कर, लालुए से वो तमाम कानून कायदे को चेंज कर जैसे उनकी मर्जी है वैसे कर रहे हैं। बहरहाल हम अपोजिशन इसका बिल्कुल हम इसके अपोजिट है, और आने वाले दिनों में अगर हमारी ये डिमांड मुकम्मल तौर से अगर नहीं देखे जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करेंगे ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जानिब से। और हमारे सेंट्रल यूनियन से भी हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब जगदीश साहब भी अभी 1-2 मिनट में यहाँ पर आ रहे हैं। बहरहाल यह हमारे तेलंगाना में भी पूरे रियासत में आज ये धरना हो रहा है। और जहाँ तक हमारे रियासती सरकार की बात है, आपके जानिब से रेवंत रेड्डी साहब को फिर से एक बार मुबारकबाद देते हुए, सरकारी मुलाजिमी या सरकार के साथ है, जितने भी यहाँ के प्रोग्राम से जो भी बेनिफिशियरीज को पहुँचना है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग पहुँचा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर 2 घंटे ज्यादा काम करते बोले काम कर रहे हैं, मगर पिछली सरकार भी हमको कहीं पर भी कंसिडरेशन में नहीं ली। हमारे 3 DA पेंडिंग है, हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा है, और पंचायत राज में भी 4-4, 6-6 साल हो गया, ट्रांसफर नहीं हो रहे। पंचायत सेक्रेटरीज का एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करे, दीगर 32 डिस्ट्रिक्ट वाले इंतजार कर रहे हैं। ऐसे चीजें हैं, हेल्थ कार्ड है, ये तमाम चीजों के ऊपर गौर फिक्र करने की बात है। बहरहाल क्योंकि नई सरकार है, हमको पूरा भरोसा है। आपके जानिब से अदबन गुजारिश है रेवंत रेड्डी साहब से और उनके कैबिनेट से कि ये महीने के आखिरी में ये असेंबली खत्म होने से पहले अनाउंस कर कम से कम एक DA तो
आप इमीडिएट रिलीज करिए, क्योंकि दीगर चीज़ें भी अभी पेंडिंग है। 317 जियो में भी लोग काफ़ी परेशान है, उसके ऊपर भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से राउंड टेबल मुनाकिद करके उसमें जो भी हम लोग रिजल्ट आएगा वो हुकूमत को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप तमाम का, हमारे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिमीन का फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा गवर्नमेंट अस्पताल सुपरिटेंडेंट को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए एसीबी के हुक्काम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लविद्या ने 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब की और कबूल की थी, जिस पर एसीबी के ओहदेदारों ने इसे पकड़ लिया। अद्वियात के टेंडर के लिए इसने वेंकन्ना नामी शख्स से रकम का मुतालबा किया था। जुमा के दिन अपने घर में रिश्वत की रकम कबूल करते हुए एसीबी के ओहदेदारों ने इसको मनसूबाबंद तरीके से गिरफ्तार कर लिया। वेंकन्ना ने बताया कि वो पिछले 2 साल से अस्पताल में अद्वियात सरबराह कर रहा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से सुपरिटेंडेंट 10% कमीशन तलब कर रहा था। हाल ही में इसने ज़ायद रकम का मुतालबा किया। उसने कहा कि वो 1 माह कबल 1 लाख रुपए रिश्वत की रकम अदा करने के बावजूद 4 दिन कबल वो मज़ीद 3 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए हरासा कर रहा था, जिस पर वेंकन्ना एसीबी से रुजू हुआ। उदय सुमार 8:30 गंटల ప్రాంతంలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నల్గొండ ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఎల్ లక్ష్మి గారిని మేము ఈరోజు 3 లక్షలు లంచం తీసుకుంటుంటే రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన కాంట్రాక్టర్, డ్రగ్స్ సప్లై చేసే కాంట్రాక్టర్ రాపోల్ వెంకన్న గారు, ఆయన లాస్ట్ టైము ఆయన టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేసి టెండర్ వచ్చినానికి ద్వారా డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తున్నారు. కానీ నాన్ టెండర్ కొన్ని డ్రగ్స్ సప్లై చేసే కార్యక్రమంలో నాన్ టెండర్ టెండర్ లేదు కాబట్టి లంచం డబ్బులు డిమాండ్ చేయడం, దాంట్లో కొంత డబ్బు అంతకుముందు ముట్ట చెప్పాడు. ఈరోజు 3 lakhs ఆయనకి ఇస్తుండగా ఆయన ఇంట్లో మేము రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. క్యాష్ కూడా రికవర్ చేసినాం, కలర్ టెస్ట్ చేసినాం, ప్రూవ్ అయింది. బట్ అకార్డింగ్ టు ఇప్పుడు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ప్రకారం పూర్తి వివరాలు సేకరించి రికార్డ్స్ పరిశీలించి ఆయన కేసు పరిశీలన చేసి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. शहर हैदराबाद के अत्तापुर में वाक़ एक शानदार सैलून लॉन्च का इफ्तिताह अमल में आया। हैदराबाद के अत्तापुर पिल्लर नंबर 160 पर एसेंटिया सैलून लॉन्च का रुकने पार्लियामेंट चेविल्ला रंजीत रेड्डी के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया, जो हैदराबाद के क़ल्ब में खूबसूरत और नए अंदाज को उजागर करता है। एमपी रंजीत रेड्डी ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि इस सैलून लॉन्च के क़याम को ब्यूटी इंडस्ट्री में एक संगमेल के तौर पर देखा जाएगा, जो बैनुल-अक़वामी मियार के मुकाबले में जदीद खिदमात पेश करता है। उन्होंने इस सैलून के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्वाति रेड्डी ने कहा कि हमारा मकसद तरबियत याफ्ता माहिरीन की एक टीम के साथ इत्मीनान बख्श खिदमात फराहम करना है, जो नौजवान नस्ल के ज़ौक़ के मुताबिक हो। इस सैलून लॉन्च के इफ्तिताह के मौके पर रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు అత్తాపూర్లో ఎసెన్షియా ది లాంచ్ అని చెప్పి ఇనాగ్రేషన్ రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఐ ఎక్స్టెండ్ మై బెస్ట్ విషెస్ టు రాఘవరెడ్డి గారు, శాలిని రెడ్డి గారు, స్వాతి రెడ్డి గారు అండ్ హోల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ సెల్. ఎందుకంటే దీస్ డేస్ ఎసెన్షియా అన్నప్పుడు ఎసెన్షియల్ అయిపోయింది ఇవాళ. ఎందుకంటే లాంచ్ రావడము, స్పా యాక్టివిటీస్ చేయించుకోవడము అందరికి బేసిక్ అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూనిసెక్స్ లాంచ్ కాబట్టి చాలామంది ఇక్కడ ఈ పొటెన్షియల్ ఏరియాలో చాలామంది వచ్చి ఈ సర్వీసెస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి స్వాతిరెడ్డి గారికి ఇంత మంచి సర్వీసెస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్న స్వాతిరెడ్డి గారు, బికాజ్ షీ హాజ్ రిజైన్ ఫ్రమ్ హర్ జాబ్ రిజైన్ చేసి వచ్చి బ్యాంక్లో జాబ్ రిజైన్ చేసి వచ్చి షీ హాజ్ స్టార్టెడ్ దిస్. కాబట్టి ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ కంగ్రాచులేట్ యూ స్వాతి అండ్ గుడ్ లక్, గాడ్ బ్లెస్. అండ్ దీస్ సర్వీసెస్ హ్యావ్ టు బి యూజ్డ్ బై ఎవ్రీవన్. గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना असेंबली में ज़ात पात का सर्वे कराने से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। KTR का भी बयान, कहा इस सर्वे को कानूनी हैसियत होनी चाहिए, वरना बिहार की तरह ये सर्वे भी हो जाएगा बेकार। रात देर तक होटल्स खुले रखने की इजाज़त दी जाए, MLA अहमद बलाला का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब। BRS को झटका, पार्टी के कई अहम कायदीन बशमुल साबिक़ वज़ीर महिंदर रेड्डी कांग्रेस में शामिल। नलगुंडा गवर्नमेंट अस्पताल सुपरिटेंडेंट 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।
हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप को फिल्मी अंदाज में लूट लेने के वाक़े में पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। मजलिसी अराकीन असम्बली ने आज ऐवान में अपने हलकों के मसाइल को किया पेश। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकवे फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन खुर्ब जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।